हे गाइस, दिस इज पीट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फाइनली मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ डार्क नाइट मेटल्स को। अब ये डीसी के अंदर होने वाला एक ऐसा इवेंट है जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसकी सारी की सारी मिस्ट्री, इसका सस्पेंस, इसका एक्शन, इसकी स्टोरी वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और आपको जैसा कि पता होगा कि पिछले 2 हफ्तों से मैं इसके जो हूँ वन शॉट कॉमिक्स को आपके साथ शेयर कर रहा था, जिसके अंदर हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है। तो मैं वो सब आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपने उन स्टोरीज़ को नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैं डार्क नाइट मेटल्स की प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, ताकि जो लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं वो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के जरिए सब कुछ फॉलो कर सकें। तो हम डार्क नाइट मेटल के सिर्फ मेन इश्यूज़ को नहीं, बल्कि इसके अंदर होने वाली कुछ ज़बरदस्त तरीके की इंटरेस्टिंग टाइम्स भी होंगी, जिनको हम अपने हर संडे के अंदर कंटिन्यू करेंगे ही। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डार्क नाइट मेटल को हफ्ते में 2 दिन शेयर करूं, तो मैं इसके ऊपर कुछ सोच रहा हूं, और जैसे ही अगर मुझे टाइम मिलता है तो बिल्कुल हम इसको हफ्ते में 2 दिन अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके हफ्ते में 2 बार इन कॉमिक्स को शेयर करने की। तो बिना किसी और बात के आज फ़ौरन से अपनी इस पूरी की पूरी कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट हमारी 50,000 साल पहले से होती है, जहां हम देखते हैं कि हमें कार्टर हॉल का जो जर्नल है, जिसको हमने अपने प्रोलॉग के अंदर भी देखा था, वही हमें एक पूरी की पूरी स्टोरी सुना रहा है और बताता है इन सारी की सारी हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी कहानी है जो कि कहीं खो सी गई है। ये कहानी उन 3 ट्राइब्स के बारे में जो कि स्टोन एज के टाइम पे हुआ करते थे, ट्राइब ऑफ द वुल्फ, ऑफ द बियर एंड ऑफ द बर्ड। ये सारे के सारे ट्राइब काफ़ी ज़्यादा नोमैडिक किस्म के हुआ करते थे, लेकिन इन सारे के सारे ट्राइब्स का एक बड़ा सपना ज़रूर मौजूद था, एक सपना जिसके अंदर उनको हर चीज़ को डिस्कवर करना था। बट सून एक चौथा ट्राइब जो उनके सामने उठ खड़ा हुआ था, एक डार्क ट्राइब, एक ऐसा ट्राइब जिसके ड्रीम्स उन बाकी से काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड थे। और उसी पूरे के पूरे ट्राइब के राइज के साथ ही शुरू होती है द एज ऑफ मेटल। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम अपनी जस्टिस लीग के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि एक अजीब व गरीब प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, और उन्होंने अजीब व गरीब कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एक विलन मंगोल जो है, उसने जस्टिस लीग को यहाँ पे इस प्लेनेट पे बुलाया था एक पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर फंसाने के लिए। और अब उसने बेसिकली जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहना दिए जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुपरमैन की बात करें तो उसके सीने के ऊपर उन्होंने रेड सन की डस्ट को लगा दिया है, फ्लैश के लिए उन्होंने ऐसे बूट्स बना दिए हैं, और वहीं पे बेसिकली वंडर वुमन के लिए एक तरह का वैनम तैयार करा है इस जहरीले सांप का, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही। तो बेसिकली मंगोल यहाँ पे पूरे के पूरे अरीना के अंदर जस्टिस लीग को यहाँ पे खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर से भिड़वाना चाहता है, और इसके लिए वो उनको ज़बरदस्ती बोल रहा है। आप इस पूरे के पूरे सीन को स्टोरी का फिलर समझ सकते हैं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, क्योंकि बेसिकली जस्टिस लीग यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से मॉन्स्टर से मुकाबला करती है, जहाँ पे बैटमैन अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाता है और एक पूरे के पूरे रोबोट के अंदर घुसता है, और वो वहाँ पे जाके उस पूरे के पूरे रोबोट को हैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास के होने वाले जितने भी रोबोट्स थे, बैटमैन उन सबको एक एक करके हैक करना शुरू करता है। और हम यहाँ पे जस्टिस लीग का एक बड़ा सा मेगाजॉर्ड देखते हैं, जिस तरह पावर रेंजर्स अपने अलग अलग लोगों को मिला के एक बड़ा रोबोट बनाया करते थे। और इसी तरह जस्टिस लीग जब इस बड़े रूप के अंदर आती है तो मंगोल ये देख के भाग जाता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली जस्टिस लीग हमारी इस पूरे के पूरे मिशन को खत्म करने के बाद वापसी अर्थ की तरफ आ रही होती है। तो बैटमैन कहता है कि गेट रेडी, 30 सेकंड के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है, क्या तुम इस बात को रियलाइज़ कर रहे हो कि तुम ये जहाज़ नहीं उड़ा रहे हो बैटमैन? तो एक्वामैन कहता है कि इसी वजह से तो मैंने चूज़ करा कि मैं जहाज़ के अंदर ना बैठूं, बल्कि इस कोल्ड डेड स्पेस के अंदर उड़ता हुआ चले जाऊं। और अगले पल सुपरमैन बोलता है कि ब्रूस, तुमने जो कुछ भी कहा था उन सारे के सारे लोगों के बारे में तुम बिल्कुल ठीक थे। आखिरकार उन लोगों को मंगोल के बारे में कैसे पता नहीं चला? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर है, जिस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नज़रों से दूर रह गई। क्या ये वही चीज़ तो नहीं जिसके बारे में तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जिसके लिए तुम फोर्ट्रेस आए थे? और उस पूरी की पूरी केव के अंदर क्या हुआ था बैटमैन? ब्रूस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? देखो ब्रूस, मैं जानता हूँ कि तुम पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रही हो, तो अगर ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो बैटमैन कहता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि ठीक है, लेकिन इस बात को जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था क्लार्क। ऑल राइट आल्फ्रेड, अब चैनल सिक्योर हो चुका है, बताओ कि आखिरकार क्या मसला है। और अगले पल हम देखते हैं कि आल्फ्रेड बैटमैन को कॉल करके बताता है कि किस तरीके से गौतम के अंदर एक अजीब व गरीब चीज़ हो गई है। और जब बैटमैन पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है गौतम के अंदर, तो आल्फ्रेड बस यही कहता है कि आई एम अफ्रेड सर, कि आपको खुद अपनी नज़रों से आके इसको देखना होगा। एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन, अ ब्लडी माउंटेन इन द मिडल ऑफ गौतम। और हम देखते हैं कि बेसिकली जब जस्टिस लीग वापसी अर्थ के ऊपर पहुंचती है तो वो देखती है कि गौतम सिटी की तो अलिफ बे पे हो चुकी है। मतलब एक पूरी की पूरी शहर के बीच एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो अचानक कहीं से टेलीपोर्ट होकर आ चुका है। और अल्फ्रेड बताता है कि अचानक यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का लाइटनिंग स्टॉर्म आया था, जो कि डार्क लाइटनिंग से भरा हुआ था, और उसके बाद ये पहाड़ अचानक पूरे के पूरे शहर को बीचों बीच आ गया। तो बैटमैन बोलता है कि ठीक है, मैं उसके पास पहुंच चुका हूं, बैट फैमिली को अपने मिशन के ऊपर भेज दिया जाए।
और वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि ब्रूस, इसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स है और वो बिल्कुल वही तरह की एनर्जी है जो कि मैंने तुम्हारी उस मशीन के अंदर फील करी थी, उस केव के अंदर। अब ये कौन सी मशीन, कौन सी केव और कौन सी स्टोरी की बात हो रही है? तो इससे पहले वाला जो कॉमिक हमारा था कास्टिंग वाला था डार्क नाइट मेटल्स का, उसके अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा ही होगा। और वहीं से एक्वामैन भी कहता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ वोल्केनिक नहीं है, जिसका मतलब ये कि ये ज़मीन के नीचे से नहीं आई है, ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ कहीं और से ही आया है। तो सुपरमैन भी यही कहता है कि ये जो कुछ भी है आर्थर, ये अंदर से बिल्कुल हॉलो है, मतलब इसके अंदर एक बंकर मुझे नज़र आ रहा है। फ्लैश, तो फ्लैश कहता है कि ऑलरेडी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। ओह, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है विक्टर, मैं तुम्हें तस्वीर सेंड कर रहा हूँ। और साइबॉर्ग कहता है कि मैं इसको ऑलरेडी अपने सिस्टम्स के अंदर डाल के हज़ारों बार देख चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर सिर्फ अननोन ही शो हो रहा है। और इसी तरह जस्टिस लीग उस पूरे के पूरे बंकर के अंदर घुसती है और उसको छानबीन करने की कोशिश कर रही होती है, जहां उनको एक तरह का स्पेस पॉड नजर आता है, लेकिन उसके अंदर कोई इंजन नहीं होता। और जब वो करीब जाके देखते हो तो और उनको पता चलता है कि उस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर कुछ 5 लोग मौजूद हैं जो कि क्रायो स्टेट के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक तरह के मिशन के ऊपर मौजूद थे, जो कि एक तरह की नींद के अंदर सो रहे हैं। और साथ साथ हम अगर देखें तो यहाँ पे एक एंड्रॉइड हमें रेड टोर्नेडो भी नजर आ रहा है, जिसको टर्न ऑफ किया गया है। तो साइबॉर्ग बोलता है कि मेरे ख्याल से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और शायद तुम्हें पता चल सके कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न कहता है कि देखो, जो कुछ भी इन लोगों के साथ हुआ है वो देखने से अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि उस पूरे के पूरे पॉड के ऊपर यही लिखा होता है कि वो हमें चेस कर रहा है, भागो यहाँ से। लेकिन इतनी देर में कुछ लोग यहाँ पे एंटर होते हैं और वो लोग कहते हैं कि स्टॉप, जो कर रहे हो वहीं रुक जाओ और इस पूरे के पूरे सी पॉड से दूर हो जाओ। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि तुम लोग आखिरकार हो कौन? तो वहीं से बैटमैन कहता है कि इसका नाम लेडी ब्लैक हॉक है और ये एक पूरी की पूरी टीम को चलाती है जो कि ब्लैक हॉक्स के नाम से मशहूर है। ये एक तरह का कोविड एंटी क्लिप्टिक टीम है और ये काफ़ी टाइम से मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी इनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स को पता कर रहे थे। तो वहीं से वो कहती है लेडी कि बिलीव मी, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में अभी तक तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो बैटमैन बोलता है कि और मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? तो वो कहती है क्योंकि मैं सिर्फ लेडी ब्लैक हॉक नहीं, बल्कि मेरा नाम कैंड्रा सॉन्डर्स है और तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम सबको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और तुम लोगों को मेरे साथ चलने की ज़रूरत है ताकि मैं बता सकूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि तुम्हारे साथ चलें? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि सिटी की क्या हालत हुई है? हज़ारों लोग डरे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, तो उनको ना सुन सको, लेकिन मैं तो ज़रूर सुन सकता हूँ। और वहीं से फ्लैश बोलता है और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि आखिरकार इसके पीछे कोई बड़ी चीज़ का हाथ नहीं है? तो कैंड्रा यही बोलती है कि इसके पीछे सच में एक बहुत ही बड़ी चीज़ का हाथ है फ्लैश, और ये पहला शॉट है जिसको फायर कर दिया गया है एक फुल स्केल इन्वेजन का, जिसको प्लान किया जा रहा है काफ़ी सेंचुरीज से। तो वो लोग पूछने के लेकिन ये सब कर कौन रहा है? तो कैंड्रा बोलती है कि वो जो कोई भी कर रहा है उसका नाम मैं यहाँ पे तो नहीं ले सकती हूँ, कम से कम इस शहर के अंदर तो नहीं, वरना ये पूरी की पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। आओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ जो कुछ भी मैं जानती हूँ। और यहाँ से वो लोग साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं और कैंड्रा बताती है हमें कि किस तरीके से इस अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनको मैथ्स या कोई भी साइंस समझ नहीं सकती है। कुछ ऐसी जगहें जो कि एग्जिस्ट करती हैं फैंटम फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी का कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और अर्थ के मेटल जो हैं वो अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये सारी की सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे टाइम एंड स्पेस डिस्टर्ब होता है, हिडन पॉकेट डायमेंशंस होते हैं, मैजिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंड्यूस्ड होता है और कुछ नेचुरली अकरिंग फेनोमेनाज होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इन आइलैंड्स के अंदर जैसे कि हमारे पास डायनासोर आइलैंड है, थेमिस्केरा का आइलैंड है, स्कारटेसिस और नैंडा पर्वत है, लेकिन इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये है ब्लैक हॉक आइलैंड। और सुपरमैन बोलता है कि तुमने बात करी थी कि इन्वेजन की कैंड्रा, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमें हर चीज़ बताओगी जो कुछ भी इसके पीछे मौजूद है, और हम जितनी ज़्यादा देर यहाँ पे लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा नुकसान हमें होता रहेगा। तो कैंड्रा बोलती है कि ये जगह जहाँ तुम मौजूद हो उस वक्त सुपरमैन, यही तुम्हारी एक आखिरी उम्मीद है। फॉर मैनी ईयर्स ये बेस ऑफ ऑपरेशन था एक ग्रेट डिटेक्टिव का जो कि हिस्ट्री के अंदर जाना जाता है एक हीरो के नाम से, जिसका नाम है कार्टर हॉल हॉकमैन। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये कहानी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगेगी, लेकिन कहीं हज़ारों साल पहले उसको और मुझे जो है एक अजीब-ओ-गरीब डैगर से मारा गया था, जो कि एक मिस्टीरियस सब्सटेंस से बना हुआ था और उसके ज़रिए हम एक साइकिल ऑफ री इनकारनेशन के अंदर चले गए हैं। हम बार बार जीते हैं और बार बार मरते हैं और यही साइकिल हमारा हज़ारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। फॉर मैनी लाइव्स हम दोनों एक साथ एक पार्टनर की तरह लड़े इस पूरी की पूरी दुनिया को ईविल से प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कार्टर ने कभी भी उस पूरी की पूरी चीज़ का पीछा करना और सर्च करना ना छोड़ा, उन सारे के सारे जवाबों को तलाश करने के लिए कि आखिरकार वो कौन सा मटीरियल है जिसके छूने के बाद हमारी ज़िंदगी इस तरह से बदल के रह गई हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि कैंड्रा दरअसल कोई और नहीं बल्कि हॉकमैन की पार्टनर यानी कि हॉक गर्ल है, जो कि अब अलग ही तरह से काम कर रही है और बताती है कि हमें ये बात पता चली कि वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि एंथ मेटल है। ये जो फ्रेगमेंट तुम मेरे हाथ के अंदर देख रहे हो, ये इस यूनिवर्स के अंदर होने वाला एक आखिरी टुकड़ा है जो कि अपनी प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर से ज़बरदस्त तरीके की वास्टली डिफरेंट पावर्स को निकाल सकता है। इसके ज़रिए किसी को इटर्नल लाइफ मिल सकती है, फ्लाइट मिल सकती है, मिस्टिकल विजन मिल सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि साइंस एंड मैजिक के सारे रूल्स को डिफाई करती है और कभी कभार ये अपने अंदर से ज़बरदस्त तरीके के स्ट्रेंज एनर्जी सिग्नल को भी ब्रॉडकास्ट करता है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि जैसा कि हमें उस माउंटेन के अंदर फील हुआ था
और इसी तरह हम देखते हैं कि कैंड्रा बताती है कि किस तरीके से थ्रू आउट द हिस्ट्री वो लोग इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर सीक्रेटली काम कर रहे थे। और कहती है कि तुमने ठीक कहा, सुपरमैन और कार्टर को इस बात पे विश्वास था कि ये जो कोई भी चीज़ है ये हमारी कॉस्मोलॉजी से बाहर की है। उसने सारे के सारी हिस्ट्री को छान मारा, सारे के सारे फ्लॉक लॉर्ड्स को निकाल डाला ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। और उसको सिर्फ एक ही चीज़ मिली जो कि कुछ वार्निंग्स थी। उसको सिर्फ यही क्लूज़ मिले कि ये पूरा का पूरा मेटल जो है ये किसी ईविल जगह से आया है और ये किसी ईविल जगह को ही लीड कर सकता है। लेकिन कार्टर ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। ओवर द ईयर्स उसने इस दुनिया के अंदर होने वाले बेस्ट लोगों को रिक्रूट करा ताकि वो उसको सर्च कर सके। उसके अंदर पायलट्स मौजूद थे, उसके अंदर हीरोज़ मौजूद थे, उसके अंदर इन्वेंटर्स मौजूद थे और उसने एक पूरी की पूरी टीम बनाई ताकि वो उस पूरी की पूरी चीज़ का पीछा कर सकें और पता कर सकें कि आखिरकार चल क्या रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वही हमें 5 लोगों की टीम नज़र आ रही है और साथ में रेड टर्नेडो है जो कुछ टाइम पहले अभी हमें उस स्पॉट के अंदर नज़र आ रहे थे, उस माउंटेन के अंदर। तो वहीं से कैंड्रा बोलती है कि मेरी और उसकी काफ़ी बार इस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो चुकी है कि हमें सबका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसको ये बात महसूस हो रही थी कि उसकी टीम अब काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुकी है सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो वो ट्रैवल करके चले गई दूसरी तरफ। तो सुपरमैन बोलता है कि बस करो कैंड्रा, तुम्हारी ये सारी की सारी पहेलियां मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा पॉइंट पर आओ। तो वहीं से कैंड्रा बोलती है कि ये है वो नक्शा जो कि हम मानते हैं कि हमारी मल्टीवर्स का है। ये सिर्फ हमारी यूनिवर्स नहीं बल्कि बाकी सारी यूनिवर्सेस जो कि मैटर या एंटी मैटर से बनी हुई हैं। जहाँ तक हम जानते हैं हमारी मल्टीवर्स के अंदर 52 यूनिवर्सेस मौजूद हैं और हम समझते हैं कि ये एक सेट नंबर है। लेकिन जो कोई भी एनर्जी उस मेटल के अंदर से आ रही है, कार्टर ने उसको हर एक यूनिवर्स से ट्रेस बैक करने की कोशिश करी लेकिन वो एनर्जी कहीं से भी मैच नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो कैंड्रा ये पूरा का पूरा मैप दिखा रही है ये दरअसल मैप ऑफ मल्टीवर्स है जो कि डीसी की न्यू 52 के बाद बनाया गया था। और ये मैप हमारे दूसरे कॉमिक्स में भी व्यूवर एक्सप्लेन करने के लिए डीसी के राइटर्स ने इस मैप को बनाया था ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि न्यू 52 को न्यू 52 क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर 52 अर्थ्स मौजूद हैं। और ये पूरा का पूरा मैप है जिसके अंदर हमें स्पीड फोर्स, रॉक ऑफ इटर्निटी, न्यू जेनेसिस और बाकी सारी चीज़ों को पोर्शन वाइज बना के बताया गया है। लेकिन फ्लैश कहता है कि मैंने मल्टीवर्स को बहुत सालों से पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि बस ये इतना ही है। और तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ये मेटल यहाँ से नहीं आया तो कहाँ से आया है? इसके अलावा तो कोई और जगह है ही नहीं। लिटरली ये मैप ऑफ मल्टीवर्स है। क्या ऐसी कोई और जगह है? तो कैंड्रा बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई जगह तो नहीं है अनलेस वो यहाँ से आ सकती है, एक डार्क मल्टीवर्स। यानी कि कैंड्रा ने बेसिकली इस पूरे के पूरे नक्शे को पलट के उल्टा कर दिया और कह रही है कि वो उसकी उल्टी तरफ से आई है जो कि एक डार्क मल्टीवर्स हो सकती है। तो वहीं से वंडर वुमन कहती है कि मुझे तुम यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो, यहाँ तो नक्शे के पीछे कुछ भी नहीं है। तो कैंड्रा बोलती है कि अनटिल रिसेंटली, हाँ तुमने ठीक कहा, हम में से कोई भी अगर उसको देखेगा तो उसको यही लगेगा। एवरीवन बिलीव कि हमारी यूनिवर्स के अंदर जो कोई भी चीज़ है वो मैटर या एंटी मैटर से बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा टाइम पहले नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को डिस्कवर करा कि एक तीसरा मटेरियल भी मौजूद है, ये एक डार्क मैटर हो सकता है। और ये जो डार्क मैटर है ये हमारी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इर्द गिर्द है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, इसको फील नहीं कर सकते हैं। तो अब इस पूरे के पूरे नक्शे को देखो और इमेजिन करके देखो, ये जो एंथ मेटल है ये उस पूरी की पूरी रेलम से कनेक्टेड है जो कि हमारी रेलम से काफ़ी ज़्यादा पुरानी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। और हम इस पूरी की पूरी रेलम के अंदर होने वाले सिर्फ एक छोटी सी मल्टीवर्स हैं। तो सोच के देखो कि हमारी मल्टीवर्स इस पूरी की पूरी डार्क मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फ्लैश बोलता है कि अगर तुम्हारी ये बातें सच हैं तो ये हर उस चीज़ को बदल के रख देने वाली जिसको हम आज तक जानते हैं। तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ भी है या फिर सिर्फ तुम हवा में तीर चला रही हो? क्योंकि सच में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जिस तरह से कैंड्रा यहाँ पे बता रही है कि हमारी मल्टीवर्स के अलावा भी एक और मल्टीवर्स है जो कि डार्क मल्टीवर्स के नाम से जानी जाती है और वो हमारी यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जिसके अंदर हम एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तो इसे कैंड्रा बोलती है कि प्रूफ, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही साउंड कर रहे हो। कार्टर ने उस पूरी की पूरी टीम को इसी वजह से उस मिशन के ऊपर भेजा था ताकि वो मुझे गलत प्रूफ कर सके और अपनी थ्योरी को सही साबित कर सके। और वो पूरी की पूरी माउंटेन जो कि रियलिटी से टूट के वहाँ चले गई थी, उनका आखिरी ट्रांसमिशन जो हमें मिला था उसके अंदर सिर्फ चीखने की आवाज़ें ही थी। वो एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे थे जो कि नाइटमेयर ऑफ ईविल से भरा हुआ है और उन्होंने हमसे यही बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दरवाज़ा हमें अब दोबारा कभी नहीं खोलना है। और रेड टोर्नेडो ने अपने टर्न ऑफ होने से पहले हमें यही वार्निंग दी थी कि उस जगह के अंदर कोई बड़ा सा ड्रैगन मौजूद है, एक तरह का बीस्ट जिसका एक अजीबोगरीब नाम भी है। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार उसका नाम क्या है। तो कैंड्रा बताती है कि कार्टर के पास एक जर्नल हुआ करता था बैटमैन, लेकिन उसका जर्नल वो कहीं खो गया है जब से ही वो इस पूरे के पूरे चैलेंजर्स के साथ उस डार्क के अंदर गया है। मैंने उसको हर तरफ तलाश करने की कोशिश करी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन कार्टर ने मुझे उस बीस्ट के बारे में कभी ना कभी बताया ज़रूर था क्योंकि उसको उसके विजन्स के अंदर वो नज़र आता था। वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि डार्कनेस से भरी पड़ी है। हिस्ट्री के अंदर उसके अलग अलग नाम, उसको अलग अलग स्टोरीज़ के अंदर अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ट्राइब्स के ज़रिए, अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग अलग लोगों के ज़रिए अलग अलग नामों से पुकारा गया है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर दो वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बारबेरस एंड एस, एक फॉरेन मेटल जो कि आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें इस वर्ड को तो ये बनता है बारबेटोस। तो बैटमैन बोलता है कि बारबेटोस।
वहीं से कैंड्रा बोलती है कि लेजेंड्स का मानना ऐसे है कि ये जो कोई भी चीज़ है ये ह्यूमन डोरवे का इस्तेमाल करके हमारी यूनिवर्स के अंदर आ सकती है। कोई इंसान जिसको इन 5 डिवाइन मेटल से अगर जो है ट्रीट किया जाए तो वो जो है वो बेसिकली उसकी पूरे के पूरे आने का यहाँ का रास्ता बन जाएगा। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है तो हमारे पास एक नाम मौजूद है जो कि बारबेटोस है, अब ये बताओ कि हमें उसको रोकना कैसे है। तो कैंड्रा बोलती है कि वो एक बहुत ही बड़ा इवेल है, हम जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये वो नाम नहीं जो कि मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं बताना चाहती थी, बल्कि वो जो नाम मैं तुम्हें वहाँ नहीं बताना चाहती थी वो दरअसल कुछ और सा नाम है। क्योंकि जब मैं इन सारी की सारी चीज़ों की छानबीन कर रही थी और जहाँ जहाँ बारबेटोस का मेंशन किया गया है उसके साथ मुझे एक और नाम नज़र आया, एक ऐसा रेफरेंस जो कि ये बता रहा था कि यही वो ट्रैवल वेसल हो सकता है, यही बारबेटोस की वैगन हो सकती है जो कि उसको इस यूनिवर्स के अंदर लेकर आएगी। और उस वैगन का जो रूट नेम था वो कुछ और नहीं बल्कि वेन था। बैटमैन ही वो शख्स है जो कि बारबेटोस को यहाँ पे लेकर आएगा। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हैंग ऑन, तो तुम्हारी थ्योरी ये है कि आखिरकार इस यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा खतरा यानी कि बारबेटोस होने वाला है, बैटमैन को कहीं हजारों सालों से जो है टारगेट करता हुआ आ रहा है, वो भी अपनी डार्क मल्टीवर्स से बैठा हुआ। और वहीं से सुपरमैन बैटमैन से आहिस्ता से बोलता है कि प्लीज़ मुझे कह दो कि ये वो चीज़ नहीं जिसके ऊपर तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन वहीं बैटमैन खामोश हो जाता है और कैंड्रा अपने लोगों से जरिए बैटमैन के ऊपर गन तान देती है और कहती है आई एम सॉरी बैटमैन, लेकिन कार्टर ने एक बार गलती कर दी है। मैं कार्टर हॉल से अलग इसीलिए हुई थी और अपने परों को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि मैं एंथ मेटल को और उससे जुड़ी हर एक चीज़ को ख़त्म कर दूँ अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर, और यही मेरा मिशन है। एंड नाउ टुडे चैलेंजेस माउंटेन के अंदर जो कुछ भी हमारे सामने हुआ उस बात से पता चल जाता है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। लेकिन इतनी देर में रेड टोर्नेडो वहाँ पे एक्टिवेट होता है और अचानक सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और यही चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया है, वो आ रहा है, वो हम सब के लिए आ रहा है। तो इसे कैंड्रा लगती है बैटमैन उसने किसी तरीके से उसको ट्रिगर कर दिया होगा, रेड टोर्नेडो ऑल ऑफ दम। आखिरकार एंथ मेटल वो यहाँ से कहाँ चले गया। और वहीं से ग्रीन लैंटर्न रेड टोर्नेडो के ऊपर अटैक करते हुए यही कहता है कि अगर तुम्हारा यही प्लान था वाकई में कि तुम हमें यहाँ पे लेकर आके बैटमैन को ट्रैप कर सको, तो सच कहूँगा कि तुम बैटमैन को बिल्कुल भी नहीं जानती हो, क्योंकि वो जो है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं। और यही से अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली छुपके से निकलता उस एंथ मेटल को लेता हुआ और वहाँ पे एक बड़ा सा बर्ड मौजूद होता है डायनासोर टाइप का, उसके ऊपर बैठ के निकलना शुरू करता है। और वहीं से कार्टर हॉल का जर्नल कंटिन्यू होता है, वो हमें बताता है मैंने तुम्हें बताया कि इस कहानी की शुरुआत किस तरीके से हुई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार सारी की सारी चीज़ों का अंत कैसा होगा अगर मैं गलत हुआ और अगर ये जगह बिल्कुल वैसे ही निकली जिस तरीके से कैंड्रा और इमोर्टल्स ने सस्पेक्ट किया था। इन सब की शुरुआत में सबसे पहले एक शॉट को फायर किया जाएगा जो कि डार्क से किया जाएगा, एक कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी रियलिटी के अंदर एक टीयर को बना देगी। और उसके बाद जैसे ही वो सारी की सारी डार्क एनर्जी हमारी दुनिया के अंदर शुरू होगी तो विजन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, विजन्स जो कि उस पूरी की पूरी पावर ऑफ एंथ मेटल को हमारे सामने लेकर आएंगे। एक ग्लिम्स के आगे क्या होने वाला है, एक डार्क आर्मी जो कि हमारी तरफ आ रही है या फिर ऑलरेडी वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर फेट जो होते हैं उनको वो सारे के सारे विजन्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि हॉकमैन ने अपने जर्नल के अंदर ये बातें काफ़ी सालों पहले लिख दी थी कि ऐसा कुछ होगा, और अब वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें नज़र आ रही हैं। वो विजन्स जो है बेसिकली डॉक्टर फेट को नज़र आ रहे हैं कि कोई ख़तरनाक तरीके की चीज़, कोई ज़बरदस्त तरीके की आर्मी उनकी यूनिवर्स की तरफ बढ़ रही है। और कार्टर हॉल बताता है कि बारबेटोस वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जिसका पीछा बारबेटोस काफ़ी सालों से करते हुए आ रहा है, द वैगन ऑफ द डार्क हॉर्न गॉड, द सन ऑफ द हाउस ऑफ वेन। और इसी तरह ब्रूस वेन वापसी जो अपने लैब के अंदर आके उस पूरे के पूरे एंथ मेटल को चेक कर रहा होता है और अल्फ्रेड बोलता है कि आई एम बेगिंग यू सर, कि आपको इसके बारे में बता देना चाहिए अब सबको। तो बैटमैन बोलता है कि प्लीज़ अल्फ्रेड, अब मैं बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुका हूं अपने सारे के सारे जवाबों के और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ये सारी की सारी बहस करने का। वो फॉल्स एनर्जी जो कि मैंने लीक के लिए छोड़ी है उनको ज़्यादा टाइम तक पागल नहीं बनाएगी, मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है, मुझे हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। और मैंने इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा प्योर सैंपल नहीं देखा, नॉट सिंस द पर्ज ऑफ द डार्क एनर्जी कमिंग थ्रू इट, इनक्रेडिबल। शायद यही वजह हो सकती है कि बेरेलियंस ने मंगोल के बारे में नहीं पता लगाया क्योंकि वो हेवीली मैग्नेटिक होते हैं। आई इमेजिन कि अगर हम अपने प्लेनेट के हैवी मेटल्स के कोर को देखें तो हमें उसके अंदर साइंस नज़र आएंगे जो कि हम इतने टाइम से मिस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि सर इस सब को छोड़े, यहाँ पे कुछ हो रहा है। और वहीं से कार्टर हॉल बताता है कि अगर वेन का पीछा वो सारे के सारे जूडस ट्राइब कर रहा है, अगर बारबेटोस ने सारी की सारी चीज़ों को सेट इन मोशन कर दिया है, तो अब जो कुछ भी होने वाला है वेन उससे बच के भाग नहीं सकता है। अब उसके पास बचने का भागने का कोई वक्त नहीं है। बारबेटोस ने उसको अपना टारगेट जब से ही बनाया हुआ है, जब से डॉन ऑफ द मैन हुआ है और उसने सबसे पहली बार उसको फाइनल मोमेंट ऑफ क्राइसिस के अंदर देखा था। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आखिरकार आप ये कंफ्यूज होंगे कि एक आदमी जो कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर इतना ज़्यादा पुराना है, जो कि 50,000 साल पहले ट्राइब्स की बात कर रहा था, तो बैटमैन का सबसे क्या लेना देना है, बैटमैन तो अभी पैदा हुआ है ना। नहीं, एक ज़बरदस्त तरीके की स्टोरी है जिसको हमने मिस कर दिया है जो कि फाइनल क्राइसिस की है। उस स्टोरी के अंदर कुछ होता इस तरीके से कि बेसिकली डार्क साइड बैटमैन को अपनी ओमेगा बीम से मारता है और सबको ऐसा लगता है कि बैटमैन मर गया है, लेकिन बैटमैन दरअसल मरता नहीं बल्कि टाइम डिस्प्लेस्ड होकर अर्थ की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पहले चले जाता है जब इंसान केव्स के अंदर रहा करते थे, और तब बैटमैन अपना पूरा का पूरा रास्ता तलाश करते हुए मॉडर्न डे के अंदर वापसी रिटर्न करता है। लेकिन बैटमैन जब फाइनल क्राइसिस वाली उस स्टोरी के अंदर पास्ट के अंदर गया था, डॉन ऑफ द टाइम के अंदर, तो तभी बेसिकली बारबेटोस ने वेन के ऊपर अपनी नज़रें जमा ली थी। और इसी तरह बैटमैन की वजह से इन सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है, क्योंकि बारबेटोस की नज़र बैटमैन के ऊपर पड़ी और बारबेटोस डार्क मल्टीवर्स से बैठ के बैटमैन का पीछा तब से कर रहा है और उसको सारी की सारी चीज़ों के लिए मैनिपुलेट कर रखा है। और बैटमैन की ये पूरी चाहत मेटल्स को तलाश करने की, ये उल्टा उसको बारबेटोस के करीब ले जा रही है, ना कि दूर, जो कि इसके बारे में बैटमैन नहीं जानता है। लेकिन वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि सर ज़रा सुनने की कोशिश करिए, एक हमिंग जैसी आवाज़। और वहीं से कार्टर हॉल बोलता है कि और अगर अब तुम इस पूरी की पूरी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये है कि अब दूसरा मोमेंट आ चुका है उस पहली मोमेंट के बाद। मैंने तुम्हारे लिए उस पूरे के पूरे जर्नल को छोड़ा है तुम्हारे अपने घर के अंदर, एक ऐसा हाउस ऑफ द फैमिली जिसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। टर्न फ्रॉम द ट्राइब बैड टू द ट्राइब बर्ड, द वेन्स। और हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से कार्टर हॉल का जो जर्नल खोया हुआ है वो कार्टर हॉल बैटमैन के लिए छोड़ के गया है। और वो ये भी बता रहा है कि किस तरीके से जो ट्राइब ऑफ द बर्ड था वो दरअसल अब ट्राइब ऑफ द बैड के अंदर बदल चुका है। और कहता है कि मैंने उस जर्नल को तुम्हारे लिए एक सीक्रेट प्लेस के अंदर छोड़ा है, जो कि तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक चीज़ें साउथ की तरफ जाना ना शुरू हो जाए, जब तक बारबेटोस का आना निश्चिंत ना हो जाए। और अगर तुम्हें ये चीज़ महसूस हो रही है तो उसका मतलब साफ है कि वो सारी ज़िंदगी से तुम्हें देख रखा है, तुम्हें शेप कर रखा है, और यही वो फाइनल केस है। मैं तुम्हें ये जर्नल सिर्फ एक सिंपल रीज़न के लिए दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं गलत था, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अब आगे जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और अगले पल बैटमैन को जो आवाज़ आ रही होती है हमिंग की, वो उसकी स्टडी रूम से आ रही होती है और वहाँ पे एक बैड सिग्नल नज़र आता है। तो बैटमैन बोलता है कि यहाँ इतने सालों से वो मेरी स्टडी के अंदर ही मौजूद था। और वहीं से कार्टर बोलता है, लेकिन आज रात मैं इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि ये किताब तुम्हें कभी ना मिले। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने तुम्हारी लिखी हैं ये तुम कभी ना पढ़ो। और अब मैं चलता हूँ उस पूरे के पूरे डार्क के अंदर। मैं एक एक्सप्लोरर, एक डिटेक्टिव हूँ, प्राउड मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ द बर्ड हूँ, और मैं अपने उस पहले ग्रेट ड्रीम को ज़रूर फॉलो करूँगा जो कि मेरे पूरे के पूरे ट्राइब ने देखा था। साइंड कार्टर हॉल। तो बेसिकली ये कार्टर हॉल का वो जर्नल है जो कि उसने उस पूरी की पूरी डार्क मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करने से पहले लिखा था, और वो ये पूरा का पूरा जर्नल बैटमैन के लिए छोड़ के गया है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि बैटमैन ही इन सारी की सारी चीज़ों की कड़ी है। बारबेटोस को अगर कोई ला सकता है तो वो खुद बैटमैन है। और इसी तरह बैटमैन इस पूरे के पूरे जर्नल को पढ़ लेता है और कहता है, द जर्नल ऑफ द कार्टर हॉल। ओह माय गॉड, ये सब कुछ तो बिल्कुल सच है। लेकिन अगले पल बैटमैन को एक आवाज़ आती है कि हाँ बैटमैन, ये बिल्कुल सच है। आई एम ड्रीम ऑफ द एंडलेस, और मैं तुम्हें बस यहाँ पे यही बताने के लिए आया हूँ कि ये नाइटमेयर अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की कॉस्मिक एंटिटी ड्रीम ऑफ द एंडलेस बैटमैन के पास आ गया है और उसको बता रहा है कि अभी तो इन सब की शुरुआत है। अब ये ड्रीम ऑफ एंडलेस कौन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूँगा। टू बी कंटिन्यूड।